नमस्कार। आज हमारा पहला लेक्चर है मेंस आंसर राइटिंग सेशंस को लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम मेंस आंसर राइटिंग का जो इकोसिस्टम है पूरा उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर के अंदर में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग को लेके हमारे मेजर एंकर्स क्या-क्या हैं और हम किस तरीके से अपने आंसर को पकड़ सकते हैं। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और जब खास तौर से जब हम मुख्य परीक्षा दे रहे होते हैं या मेंस का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो कंटेंट की तो अपनी रेलेवेंस होती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि कंटेंट तो आपका होना चाहिए और डेप्थ में कंटेंट होना चाहिए आपके पास। लेकिन आप अपने कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये मैटर करता है। आपने क्वेश्चन की डिमांड को कितना टच किया है या कितना हिट किया है आपने क्वेश्चन की डिमांड को, उसी के बेसिस पे आपके मेंस के मार्क्स जो होंगे वो डिसाइड। मेंस के अंदर में आपका जो आंसर है वही आपका विजिटिंग कार्ड है। आप महिला हैं, पुरुष हैं, आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी परिस्थितियां क्या क्या हैं, इस चीज का एग्जामिनर से कोई लेना देना नहीं है। जिसको हम बोलते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस। एक अज्ञानता के पर्दे के पीछे एग्जामिनर सब चीजें देख रहा होता है। आपका जो आंसर होता है वो चीज को इवेल्युएट कर रहा होता है। उसे तो आपका नाम भी नहीं पता होता, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी नहीं पता होता। तो जो आपने लिखा है बस वही उसके पास एक बेसिस है आपको नंबर देने का। और एग्जामिनर को आप एक तरीके से एक कंजूस व्यक्ति की तरीके से समझ सकते हैं, जो आपको आसानी से कुछ देने वाला नहीं है, आपको उससे लेना पड़ेगा। और लेने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके आंसर्स के अंदर में वाव फैक्टर होना चाहिए और आपके आंसर क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से होने चाहिए। अगर क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है और आप अपना आंसर कुछ और लिखते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर में आपको नंबर नहीं मिलेगा। मैं देखता हूं, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस सिविल सर्विसेज को पढ़ाते पढ़ाते। और मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स आते हैं और आते ही वो खूब सारी किताबें या बहुत सारे नोट्स जो होते हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, कंटेंट जरूरी है, लेकिन कितना कितना आपको कंटेंट चाहिए। और आज के जमाने के अंदर में अभी हम देखें पिछले 2 साल के अंदर में एआई के मॉडल्स जो हैं वो इतने अच्छे आ गए हैं कि आपको कंटेंट की तो कमी नहीं है ना। आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट डालिए और आपको उससे रिलेटेड कंटेंट जो होता है वो मिल जाता है। आप एक पर्टिकुलर मॉडल को अगर 3-4 दिन लगातार यूज कर रहे हैं तो वो समझ जाता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है और उसी के हिसाब से आपका कंटेंट बना के देने लगता है। तो कंटेंट की कमी अब टीचर को भी नहीं है और स्टूडेंट को भी नहीं है। आप किसी भी संस्था को अगर आप ज्वाइन करते हैं या किसी भी कोचिंग को अगर आप ज्वाइन करते हैं और ये सोच के कि ये आपको कंटेंट देगा, तो कंटेंट मोर और लेस चाहे किसी भी वेबसाइट पे आप जाइए, सब जगह एक जैसा ही कंटेंट आपको मिल रहा हो। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि पहला आपको कंटेंट जो है उसको समझना भी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो कंटेंट को आप अपने आंसर के क्वेश्चन के हिसाब से किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते। तो आज का हमारा सेशन जो है वो इसी चीज पे फोकस है। हमारी मेंस की हमने आंसर राइटिंग का सेशन शुरू करा है और मेरा नाम सिद्धार्थ मित्तल है। और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पे मैंने पढ़ाया है और दिल्ली की काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं भी हैं, काफ़ी नामी संस्थाएं भी हैं, काफ़ी रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे विजन आईएएस हो गया, उसमें भी एक लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं मतलब जो है कई सारे सब्जेक्ट्स को डील करता हूँ, लेकिन मेरा जो मेन सब्जेक्ट रहता है वो एक्चुअली में ज्योग्राफी रहता है।
और यहाँ पे जब हम मेंस आंसर राइटिंग सेशन कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, इंटीग्रिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी अभी शुरुआती टाइम के अंदर में मैं ज्योग्राफी पे फोकस रहूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है। साथ ही साथ मैं एनवायरनमेंट पे आंसर राइटिंग आपको कराऊंगा, और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट पे कराऊंगा, क्योंकि ये तीनों टॉपिक इंटरलिंक, क्योंकि मैं जहाँ कहीं पे भी क्लासेस लेता हूँ वहाँ पे तीनों टॉपिक लेता हूँ। लेकिन जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी, वैसे वैसे मैं और भी जो एक्सपर्ट्स होंगे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ आके जुड़े, और आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक हैंड होल्डिंग अप्रोच जो होती है ना, वो आपको प्रोवाइड करें। कई सारे एग्जाम्पल से आपको चीजों को समझाएं, और खुद भी आपके साथ बैठ के आंसर लिखें। तो ये हमारा एक प्रयास रहेगा। डिपेंड करता है हमारी कम्युनिटी कितनी अच्छी ग्रो करती है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कम्युनिटी के मेंबर्स को बढ़ाइएगा, इस कम्युनिटी के अंदर में लोगों को बढ़ाइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन रहे, क्योंकि इसकी कोई फीस तो होगी नहीं। जो भी आपको मिलेगा वो यूट्यूब पे एक पोस्टेड वीडियो की फॉर्म में मिलेगा आपको। इसकी कोई फीस तो होगी नहीं। लेकिन अगर आप लोग अच्छी संख्या में होंगे और हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन के साथ साथ हमें आप लोगों से सीखने को भी मिलता है। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि वन वे ही लर्निंग चल रही होती है। स्टूडेंट्स की डिमांड के हिसाब से भी हमें चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ता है, जिसको हम फीडबैक्स बोलते हैं। जैसे जैसे आपके फीडबैक्स आएंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को अडेप्ट भी करेंगे और नई चीज़ों को ऐड भी करेंगे। तो ये ज्योग्राफी की सीरीज एक्चुअली में ये फोकस रहेगी, और मेरे ख्याल से ये 15 दिन 20 दिन के हमारी सीरीज रहेगी, जिसमें स्टार्टिंग में हम एक या दो क्वेश्चंस को रखेंगे, और फिर जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे उनको बढ़ाते जाएंगे। और कोशिश ये करेंगे हम लोग कि हम और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी एड ऑन करना शुरू करें। तो ये एक एक्सरसाइज जो होगी वो पूरी की पूरी आपके जनरल स्टडीज के करिकुलम को पूरा कर रही होगी, एक जनरल स्टडीज के सिलेबस को पूरा कर रही होगी। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं, और इस इकोसिस्टम को, मेंस आंसर राइटिंग का जो इकोसिस्टम है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए मैं एक ब्लैंक बोर्ड यूज कर रहा हूं, और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ये ब्लैंक बोर्ड जो है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसकी अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारा एक इकोसिस्टम ऑफ मेंस आंसर राइटिंग का सेशन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कंटेंट तो ऑलमोस्ट सभी के पास होता है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है आज के एआई के वर्ल्ड के अंदर में, खासतौर से अगर हम देखें तो ऐसा चांस जो है वो बहुत ही कम है कि कंटेंट की कमी होगी। और अगर आप चाहें भी तो मैं आपको सिखा भी सकता हूं कि किस तरीके से आप क्लॉड से, जेमिनाई से, चैट जीपीटी से आप किस तरीके से अपने मतलब का कंटेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक प्रॉम्प्ट डालना आपको आना चाहिए, और आप उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आप अपना कंटेंट निकाल सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये हिंदी में भी अवेलेबल होते हैं कंटेंट, और इंग्लिश में भी अवेलेबल होते हैं। तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई हमें, हमारे पास कंटेंट की कमी है। कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन चैलेंज कहाँ पर है? चैलेंज है, एक तो पहला चैलेंज जो है वो ये है कि आपको कंटेंट तो मिल गया, लेकिन उस कंटेंट को अंडरस्टैंड भी करना है। अंडरस्टैंड भी करना है कि वो कंटेंट के अंदर में जो चीजें लिखी हुई हैं उनका मतलब क्या क्या है। तो आपको अंडरस्टैंड भी करना है, और उस अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग क्लासेस जो होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स जो होते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप उन उन सब चीज़ों को ज्वाइन करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कंटेंट को समझ भी लिया होगा, और उनकी कुछ हद तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी हर टॉपिक को लेकर, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आपकी एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन गई। जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन जाती है बच्चों, और आपको चीजें समझ में आ जाती हैं कि किस टॉपिक के अंदर में क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट चैलेंज जो होता है वो आपके पास आता है कि अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे प्रेजेंट करें। अब यहां पे प्रेजेंट करने के लिए आपको
क्वेश्चन की डिमांड जो होती है उसको समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ जाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, और अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सिंपल सा रूल है, जो पूछा है उसका जवाब दे दो। आलतू फालतू की बात कुछ नहीं करनी, ना तो आपके पास वहां पे इतना समय है और ना ही आपके पास इतना स्पेस होता है, क्योंकि अगर आप मेंस की आंसर शीट अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर में एक स्पेस बनी हुई होती है हर क्वेश्चन के नीचे, और उतनी ही स्पेस के अंदर में आपको लिखना होता है और उतने ही वर्ड्स के अंदर में आपको लिखना होता है। हालांकि वर्ड्स कोई काउंट नहीं करता, लेकिन आप कम से कम शब्दों में अपनी बातों को कहें तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा शब्दों का उपयोग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखने के अंदर में, बहुत ज्यादा आप टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है, और यही हमारा मेन टॉपिक है इस चीज को लेके। तो क्वेश्चन की डिमांड को समझने के लिए इसके लिए दो स्ट्रेटेजिक एंकर्स हैं। Though we have a two strategic anchors to understand the demand of the question. The first anchor is locus and the another anchor is focus. लोकस क्या होता है और फोकस क्या होता है, कभी आप लोग चाहेंगे तो इसको मैं पूरी तरीके से हिंदी में भी बता दूंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक बाइलिंगुअल मीडियम के अंदर में आपको पढ़ा रहा हूं और जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी मैं इंग्लिश में ही यूज कर रहा हूं, लोकस और फोकस। अगर आप क्वेश्चन के लोकस और फोकस को समझ जाते हैं, ओके, तो आपका आंसर रेलिवेंट होगा और इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव इफेक्टिव होने का मतलब है आपको एक अच्छा स्कोर मिलने का चांस होता है, गुड स्कोर मिलने का चांस होता है। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं समझे तो आपका आंसर इफेक्टिव नहीं होगा और आपको लो स्कोर भी मिल सकता है और हो सकता है आपको बिल्कुल 0 मार्क्स मिल जाए। कई बार आप देखते होंगे कि 2 या 3 अटेम्प्ट्स देने के बाद भी प्रीलिम्स तो निकाल दे रहे हैं, प्रीलिम्स हर साल उनका क्वालिफाई हो रहा है। ऐसे लोगों को मैं पीटी मास्टर बोलता हूं, प्रीलिम्स के मास्टर होते हैं वो, पीटी मास्टर होते हैं, लेकिन मेंस नहीं निकल पा रहा होता। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है, उनको कंटेंट तो है उनके पास, अंडरस्टैंडिंग भी है, कुछ हद तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक एंकर्स होते हैं या जो क्वेश्चन की डिमांड होती है उसको वो नहीं पकड़ पाते, और जिसकी वजह से उनको नंबर नहीं मिल पाते। तो कहने का मतलब यह है कि नोइंग एवरीथिंग, knowing everything, okay, but writing nothing। ऐसे लोग क्या होते हैं, उनको पता सब कुछ होता है, लेकिन जब लिखने का नंबर आता है, राइटिंग नथिंग, या राइटिंग को हम कह सकते हैं राइटिंग रॉन्ग थिंग्स। रॉन्ग थिंग्स का मतलब क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार नहीं। तो जहां तक मैं समझता हूं यहां आपको आज के लेक्चर का कुछ बैकग्राउंड मिल गया होगा, और अब हम जो मेन हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लोकस का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन के लोकस का मतलब क्या होता है। लोकस, आपने अगर कुछ लोग मैथ्स वाले लोग होंगे तो उन्होंने लोकस का पॉइंट पढ़ा होगा कि अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल की एक डेफिनेशन होती है, जानते ही होंगे आप, एक सर्कल की डेफिनेशन होती है, व्हेन अ पॉइंट मूव्स अराउंड अ सर्टेन पॉइंट मेंटेनिंग अ सेम डिस्टेंस देन इट इज फॉर्म टू बी एज अ सर्कल, इट इज कॉल्ड टू बी एज अ सर्कल। ओके, तो इसी तरीके से हम जो लोकस होता है, हम अपने क्वेश्चन के लोकस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लोकस, और लोकस किस तरीके से होता है, लोकस का मतलब होता है कि एरिया क्या है, एरिया ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन से एरिया पे पूछा गया है।
मतलब क्वेश्चन का एक्सटेंट क्या है, कितनी पेरिफेरी के अंदर में उस क्वेश्चन को रखना है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन की टेरिटरी क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, बाउंड्री ऑफ द क्वेश्चन। बाउंड्री ऑफ द क्वेश्चन, या आप ये भी कह सकते हैं जो ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर क्या है उसका। हर क्वेश्चन के अंदर में एक लोकस दिया जाता है। अगर उस क्वेश्चन के अंदर में कोई लोकस नहीं होगा, अगर लोकस यूपीएससी के क्वेश्चन के अंदर में मिसिंग होगा, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मिसिंग होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन को इल डिफाइंड क्वेश्चंस कहा जाता है। इल डिफाइंड क्वेश्चंस कहा जाता है। और जिन क्वेश्चन में लोकस को वेल पूरी सही से प्रेजेंट किया जाता है, क्वेश्चन की टेरिटरी बनाई जाती है, डिमांड की टेरिटरी बनाई जाती है, ओके, एंड बाउंड्री ऑफ द क्वेश्चन सेटअप किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो वेल डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस क्या होंगे, एक वेल डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे जीवन के अंदर में भी क्या होता है ना बच्चों, लाइफ में कभी इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें टेरिटरी नहीं पता होता, हमें उसकी बाउंड्री नहीं पता होता। और कई बार ऐसा होता है लाइफ के अंदर में बड़ी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हो जाती, तो कई बार इल डिफाइंड को हमें वेल डिफाइंड के अंदर में लेके आना होता है ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब ये लोकस देने का पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस क्या है यूपीएससी के अंदर में, इसका पर्पस क्या है। इसका सिंपल पर्पस ये है कि आप वॉन्डरिंग या इधर उधर ना घूमें, आलतू फालतू की बात ना लिखें। वॉन्डरिंग मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप अनरिलेटेड टॉपिक की तरफ ना जाए। ये इसलिए भी जरूरी है, जब आप प्रशासनिक सेवा के अंदर में काम कर रहे होते हैं तो आपके अंदर में एप्टीट्यूड होना चाहिए कि जो पूछा गया, आपका बड़ा अधिकारी अगर आपसे कोई चीज पूछेगा तो आप ऐसा नहीं कि उसको जवाब देते वक्त इधर उधर की बातों का आप लेके आना शुरू कर दें। तो आप कभी भी अनरिलेटेड टॉपिक्स, मतलब आप एक अनरिलेटेड टॉपिक की साइड ना जाए। और इसका मेन पर्पस ये भी होता है कि यूपीएससी आपके सामने डिमांड को एकदम क्लियर रख देती है, डिमांड को स्ट्रेट रख देती है कि भाई मुझे तो ये चाहिए, अगर आप लिख दोगे तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, और अगर आप नहीं लिख पाओगे तो आपको नंबर नहीं दूंगा। तो डिमांड को स्ट्रेट और डिमांड को अपनी क्लियर बना देती है, डिमांड को एकदम स्ट्रेट बना देगी और डिमांड को एकदम क्लियर बना देगी। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए आप लोग। एक एआई है, कोई भी एआई, आप क्लॉड ले लो, जेमिनाई ले लो, चैट जीपीटी ले लो, ये किस पे वर्क करते हैं, प्रॉम्प्ट पे। ये प्रॉम्प्ट पे वर्क करते हैं। और आप जानते ही होंगे प्रॉम्प्ट डालने का भी तरीका होता है। मान लीजिए अगर आपको प्रॉम्प्ट डालना नहीं आता तो दो लोग हैं, एक एक को बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट डालना आता है और एक को बड़ा खराब सा प्रॉम्प्ट, बड़ा इल डिफाइंड सा प्रॉम्प्ट डालता है। तो जो एआई के रिस्पॉन्स होंगे वो इल डिफाइंड के लिए एक अलग तरीके के होंगे, और अगर आपका प्रॉम्प्ट वेल डिफाइंड होगा तो उसके रिस्पॉन्सेज आपके अलग। तो जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाता है वो एक तरीके का प्रॉम्प्ट ही है। और ये प्रॉम्प्ट किसको फोकस करता है, आपकी इंटेलिजेंस को। आपके पास जो डेटाबेस है, आपके दिमाग में जो डेटाबेस है, आपका जो एप्टीट्यूड है, उन सबको फोकस करता है। और आप जब अपने एग्जाम में लिख रहे होते हैं तो अपनी इसी ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस या अपने जो डेटाबेस होता है आपके पास, या आपका जो एप्टीट्यूड होता है, उसी के बेसिस पे आप अपने आंसर को लिख रहे हो। तो लोकस का पर्पस क्या हुआ, क्वेश्चन को वेल डिफाइंड बनाना। लोकस का पर्पस यही होता है कि क्वेश्चन की टेरिटरी डिसाइड कर देना, क्वेश्चन की बाउंड्री बनाना, और सब्जेक्ट मैटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड रख देना, डिमांड जो होती है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रख देना, सो दैट द जो एग्जामिनीज होते हैं दे हैव अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट टू एक्सप्रेस व्हाट दे नो।
एंड इन अ प्रॉपर वे। अदरवाइज तो बिल्कुल कोई कुछ भी लिख के आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसको नंबर दें और किसको नंबर ना दें। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन का लोकस जितना वेल डिफाइंड होता है, ओके, उतना ही अच्छा होता है मतलब आंसर लिखना। कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन का लोकस वेल डिफाइंड नहीं होता, वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और वो एग्जांपल्स जो होंगे वो हमारे अभी बेसिक क्वेश्चंस को रिलेटेड। आगे चल के हम कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी लेंगे जहां पे लोकस और फोकस को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, हम उसको आगे चल के देंगे, लेकिन आज की क्लास के अंदर में मैं रिलेटिवली सिंपल एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करूंगा। मैं बिल्कुल एबीसीडी से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, ये बिल्कुल एबीसीडी से मैं चीजों को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स को हम लेके चलें। तो लोकस अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो हम लोकस का एक एग्जांपल लेते हैं एंड वी विल टेक व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द लोकस। लोकस का सिंपल एग्जांपल हम लेके चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द लोकस, कि लोकस का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मान लीजिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस यहां पे ज्यादा लूंगा मैं आपसे। एग्जामिन, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन। अगर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप कहीं पे भी रोक के आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स ऑन वाटर सिक्योरिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मान लीजिए आपको 150 वर्ड्स के अंदर में आपको लिखना है। देखिए 150 वर्ड्स के अंदर में आपके पास आलतू फालतू की चीजें लिखने का कोई स्कोप नहीं होता। आपसे जो पूछा गया है वो आपको ध्यान देना है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका लोकस क्या है, इसका लोकस क्या है, आप थोड़ा सा देखिएगा पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रॉड एरिया, बाउंड्री क्या है। इसकी बाउंड्री बच्चों अगर हम देखें तो इसका जो लोकस एरिया है, ओके, जो लोकस एरिया है वो क्या है, हिमालयन ग्लेशियर्स। देखिए वाटर सिक्योरिटी जो हो सकती है, एक हमने हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं एक बड़ा सा सर्कल बना दिया, और इसी हिमालयन ग्लेशियर की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हमने वाटर सिक्योरिटी को समझा, और वाटर सिक्योरिटी में ही हमने क्या करा, केवल एक एरिया पे फोकस करा, दैट इज नॉर्दर्न इंडिया। ये बड़ा सा एरिया क्या हो गया हमारा, ग्लेशियर्स। अब देखिए यहां पे ग्लेशियर्स जो हो सकते हैं वो अंटार्कटिका के भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या रखा है, हिमालयन ग्लेशियर्स। हिमालयन ग्लेशियर एक ब्रॉड एरिया हो गया। ग्लेशियर का पर्पस जो हो सकता है वो और भी हो सकता है, वो इकोसिस्टम से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रॉड एरिया लिया है उन्होंने ग्लेशियर का लिया है, और जो फोकस एरिया उन्होंने पकड़ा है वो वाटर सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। अब मान लीजिए आप ग्लेशियर की बात करते हैं, ग्लेशियर्स को क्या कहा जाता है, वाटर टावर्स। दे आर द वाटर टावर्स। और ये वाटर टावर्स जो हैं वो किस तरीके से सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, और उसमें भी नॉर्थ इंडिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा लोकस एरिया है वो क्या है, ब्रॉडर एरिया क्या है हमारा, हमारा जो सिंपल ब्रॉडर एरिया है वो है ग्लेशियर। मेरे ख्याल से आपको इतना पॉइंट जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी आप आगे चलते और एग्जांपल्स को हम देखेंगे, लेकिन पहले मैं लोकस और फोकस दोनों क्लियर कर देता हूं। तो लोकस का मतलब क्या हो गया, ब्रॉडर एरिया। सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा, टेरिटरी ऑफ द क्वेश्चन क्या है, वो हमारा लोकस एरिया हो गया। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है फोकस को समझना। फोकस क्या होता है, फोकस
फोकस आप लेंस से भी हम फोकस करते हैं ना। अब मेरे ख्याल से ऊपर के एग्जाम्पल से आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि फोकस के अंदर में हमेशा हमें ध्यान रखना होता है, एक तो कीवर्ड्स क्या क्या दिए गए हैं, कीवर्ड्स भी बोलते हैं और उनको डायरेक्टिव वर्ड्स भी हम देखते हैं। अगर आप यूपीएससी में आप देखेंगे तो कई तरीके के डायरेक्टिव वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, एक्सप्लेन, कंट्रास्ट, क्रिटिकल, एग्जामिन, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिटिकली इवैल्यूएट। ये इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो उनको हम डायरेक्टिव वर्ड्स कहते हैं। किसी भी क्वेश्चन के फोकस को समझने के लिए हमें डायरेक्टिव वर्ड्स भी हमें देखने होते हैं, और साथ ही साथ हमें ये देखना होता है ओके कि स्पेसिफिक एंगल क्या लिया गया है, स्पेसिफिक एंगल, और स्पेसिफिक एरिया क्या लिया है, स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा वो टच करना चाहता है। अगर हम ऊपर के एग्जाम्पल की बात करें तो अल्टीमेटली क्या करता है, ग्लेशियर, हिमालयन ग्लेशियर एक बड़ा टॉपिक है, और उसको नैरो डाउन करके उसने क्या करा, वाटर सिक्योरिटी को, वाटर सिक्योरिटी की बात करी, और उसको और नैरो डाउन करके उसने क्या कर दिया, नॉर्थ इंडिया पे लेके आ गया। तो ब्रॉडर इज ग्लेशियर, then it is further zero down into water security and it is further into the North India. लेकिन ये तीनों चीज समझने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप आंसर को इफेक्टिव बना के आ जाएंगे। आपको वो क्रिटिकल वर्ड जो होता है या जो डायरेक्टिव वर्ड होता है वो आपको लिखना होता है। अगर जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर में एग्जामिन लिखा हुआ है और आपने अपने लोकस और फोकस का कनेक्शन जो है वो आपने एग्जामिन के हिसाब से नहीं करा, यानी कि आपका आंसर एक एग्जामिन करता हुआ नहीं है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। भले से आपने ग्लेशियर की बात कर दी है, भले से आपने वाटर सिक्योरिटी की बात कर दी है, भले से आपने नॉर्थ इंडिया की बात कर दी है, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ अटैक होगा वो, या जो आपका मेथड ऑफ अटैक होगा वो किस तरीके का होगा, वो एग्जामिन की फॉर्म में। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर में एनालाइज लिखा है, किसी क्वेश्चन के अंदर में क्रिटिकली एनालाइज लिखा है। एनालाइज लिखा है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज लिखा हुआ है तो हम नेगेटिव्स पे ज्यादा फोकस करेंगे इन कंपैरिजन टू द पॉजिटिव, बात पॉजिटिव की भी करेंगे, इवैल्यूएट की बात करेंगे। ऐसा नहीं होता कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्टिव वर्ड लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन क्रिटिकल के लिए हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन एग्जामिन के लिए हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर उठाएगा कि चलो अब यहाँ पे ये एग्जामिन लगा देते हैं, यहाँ पे एनालाइज लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन को पूरा फ्रेम किया जाता है और फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि आपका कौन सा डायरेक्टिव वर्ड जो है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही बैठता है, तभी वो दिया जाता है। तो इन डायरेक्टिव वर्ड्स को समझने के लिए भी मैं पूरा एक सीरीज बनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो के अंदर में मैं आपको कम से कम 3 डायरेक्टिव वर्ड समझा सकूं और उसको प्रॉपर एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकूं। इस पे भी पूरा हमारा एक वीडियो होगा, लेकिन फिलहाल आज का टॉपिक हमारा लोकस और फोकस है। तो लोकस को समझना है और फोकस को समझना है। लोकस का मतलब बड़ा ब्रॉडर एरिया, ओके, और फोकस का मतलब जो की डिमांड, जो मेन फोकस एरिया है, मतलब जो जो मेन हमारा एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ब्रॉडर एरिया का हम जरो डाउन करके किधर की तरफ में हमें जाना है, उस ब्रॉडर एरिया के विद इन दैट ब्रॉडर एरिया हमें किन चीजों पे ध्यान देना है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ फोकस। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए अगर आप आंसर लिखते हैं, ओके, अगर आपने क्वेश्चन के फोकस को ध्यान नहीं दिया, नो फोकस, नो लोकस, तो आपको कौन नंबर देगा, 0 मार्क्स। ना तो फोकस है ना लोकस है, या हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा लीनियंट हो तो पुअर मार्क्स दे देगा आपको, एक आध नंबर आपको दे देगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने राइट फोकस है, आपका फोकस तो राइट है, ओके,
लेकिन आपका रॉन्ग लोकस है, तो आपका आंसर किस तरीके का हो जाएगा? आप बातें तो वो बात तो फोकस बात तो कर रहे हो आप उस चीज को लेके, मतलब आपका लोकस रॉन्ग है, फोकस आपका राइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तो समझ ली, डिमांड इज ओके, डिमांड इज ओके, लेकिन आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपका मिसिंग है। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपका मिसिंग है, क्योंकि जो लोकस होता है वो एक्चुअल में आपका कॉन्टेक्स्ट को बताता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात कर, आपको किस कॉन्टेक्स्ट में करनी है। मान लीजिए इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है, हम कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, तब भी उसी केस के अंदर में वाटर सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात कर सकते हैं हम। या हम कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दें, चेंजिंग नेचर ऑफ द मानसून। तो अब आप देखिए ना, एक हमने ग्लेशियर की बात करी, ओके, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, ग्लेशियर है। अब बाकी चीज हमने सेम रखी, हमने अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज करा, मानसून लेके आए, ओके, और बाकी चीजें सेम रखी। या हमने अपना कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को रखा और बाकी चीजें सेम रखी। तो आप जो डिमांड है वो तो समझ गए, मतलब डिमांड मतलब जो सिक्योरिटी पे लिखना था आपको, वाटर सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ इंडिया पे आपको लिखना था, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना था वो आप मिस कर गए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में क्या होगा, आपको लो, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आपके मार्क्स जो होंगे वो लो होंगे। और ऐसी कंडीशन के अंदर में अगर आपको 10 में से नंबर मिलेंगे तो मेरे ख्याल से 2, मैक्सिमम आपको 2 नंबर या 3 नंबर मिलेंगे इस कंडीशन के अंदर में। और ये जो कंडीशन होगी इसके अंदर में तो मेरे ख्याल से हो सकता है 0 मिल जाए, और एग्जामिनर अगर लीनियंट हुआ तो 1.5 के लगभग आपको नंबर दे दे, अदरवाइज नहीं देगा। ये डिपेंड करता है। अब मान लीजिए, सपोज करिए कि आपका लोकस जो है वो बिल्कुल सही है, राइट लोकस, और आपका फोकस जो है वो गलत है, रॉन्ग फोकस। लोकस सही है, रॉन्ग फोकस है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, आपने लोकस तो सही ले लिया, मतलब आपने ब्रॉडर जो एरिया था या जो कॉन्टेक्स्ट था वो तो आप समझ गए, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट आपका सही है, लेकिन जिस उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में जिस चीज पे फोकस करना था, यानी कि जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस करना था, वो आपका मिसिंग है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में क्या हो जाएगा, जीके टाइप ऐसे हो जाएगा आपका। और जीके टाइप आपका ऐसे होगा तो जाहिर सी बात है वही हमारा लो मार्क्स होगा, 2 या 3 मार्क्स आपको। ओके। और अगर आपके लोकस भी सही है, राइट लोकस है, और राइट ही फोकस है आपका, तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता ना, फोकस भी आपका राइट है, आपने कॉन्टेक्स्ट भी सही पकड़ा है, और आपने जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको भी अच्छे से समझा है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी बच्चों एक कैच होता है। कैच ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपने किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते वक्त अपने कंटेंट की डेप्थ कितनी रखी है, कंटेंट की डेप्थ कितनी है। आपने एक या दो पॉइंट को से सारी चीजें कवर कर दी हैं, या आपने उस चीज को समझाने के लिए पूरी 360 डिग्री अप्रोच ली, राइट सी बात है। अब यहां पे आपका कंटेंट मैटर करता है, आपने लोकस को सही पकड़ लिया, आपने फोकस को सही पकड़ लिया, लेकिन फिर भी कोई जरूरी नहीं कि आपको नंबर मिल जाए, क्योंकि अब यहां पे आके आपके कंटेंट और आपकी डेप्थ के ऊपर भी चीजें मैटर करती हैं कि आपको नंबर कितने मिले। अगर आपने सही कंटेंट को यूज करते हुए सही लोकस और फोकस को यूज करा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर में आपको 10 में से 6 से 7 नंबर मिलने का चांस बन जाता है जो रिक्वायर्ड है। आपने मैप्स को भी दिखाया है उसके अंदर में, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, जबरदस्ती कभी कुछ नहीं दिखाना है, अब जबरदस्ती के मैप्स नहीं घुसाने हैं, जबरदस्ती के डायग्राम नहीं बनाना, ओके, ओवर ओवर प्रेजेंटेशन नहीं करना है अपने आंसर के अंदर में। पहली बात तो एक आपके पास टाइम नहीं होता, और दूसरा जो होता है वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं होती। कई बार क्या होता है, अगर आप ओवर प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो वो एग्जामिनर उस चीज को लेके एक अच्छा नहीं मानता, एग्जामिनर जो होता है उस चीज को रिलेटिवली
एक अच्छी मेथड्स के अंदर में रेट नहीं करता। ओके, चलिए हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरे टॉपिक से हिट करते हैं, हम एक रिसोर्स ज्योग्राफी पे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छा डिस्कस कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं और एरियाज पर डिस्कस नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी अथॉरिटी उन एरियाज के अंदर में नहीं समझता, इसलिए मैं जिस टॉपिक को जानता हूं मैं उसी टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, एनालाइज। एनालाइज कीवर्ड हमारा यहाँ पे ये है ना, डायरेक्टिव वर्ड जिसको हम बोलते हैं। एनालाइज दी जियो पॉलिटिकल significance of the स्ट्रेट, आजकल न्यूज में भी चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन दी 21st century, in the 21st century. Okay, analyze the geopolitical significance of the Strait of Hormuz in the 21st century. अब हम उसी तरीके से हम अपना करेंगे, लोकस क्या हो गया, हमारा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा ब्रॉडर एरिया ऑफ डिस्कशन क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, और हमारा जो फोकस एरिया है वो क्या है, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बहुत सारी सिग्निफिकेंस हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सिग्निफिकेंस मैराइन डाइवर्सिटी की फॉर्म में हो सकता है, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन विद इन दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा फोकस एरिया क्या है, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। अब फोकस की अगर हम बात कर रहे हो, हमारा हमने किस तरीके से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना है, अपना हमारी हमारी जो टोन ऑफ राइटिंग होगी, या जो हमारा एक तरीके से हम कहें कि हमारा जो प्रेजेंट करने का तरीका होगा वो क्या होगा, एनालाइज की फॉर्म में। तीन चीजें हो गई, लोकस ये है, फोकस ये है, और आपका टोन कैसा होना चाहिए, एक एनालिटिकल टोन होना चाहिए, एक एनालाइज करता हुआ टोन होना चाहिए। एनालाइज का मतलब आपको एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, ओके, और प्रॉपर फैक्ट्स के साथ आपको बात करनी है। ओके, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो सबको पता है, अभी चल भी रहा है न्यूज के अंदर। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो गया, कि आपको इसके अंदर में पावर स्ट्रगल्स की बात करनी है, ओके, आपको रीजनल रीजनल जो डोमिनेंस है उसके ऊपर ध्यान देना है आपको। जो रिमलैंड का कॉन्सेप्ट है, रिमलैंड का जो रिमलैंड थ्योरी है, उसको एक बार आप पढ़िएगा, अभी ये यहाँ पे बड़ी अच्छी अप्लाई होती है स्टेट ऑफ हार्मोन्स के कॉन्टेक्स्ट में, चोक पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर। ओके, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो है उसकी ऑयल प्राइसेस की फॉर्म में भी, ओके, एनर्जी सिक्योरिटी की फॉर्म में भी। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर केवल आपने ऑयल प्राइसेस के बारे में लिख दिया, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में लिख दिया, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, या आपने केवल एक हिस्टोरिकल डेटा सा आपने दे दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको उसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ पावर स्ट्रगल, इन टर्म्स ऑफ रीजनल डोमिनेंस, इन टर्म्स ऑफ रिमलैंड थ्योरी, रिमलैंड एस्पेक्ट्स जो होते हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है। ओके, सो कहने का मतलब है कि आपको कंप्लीट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आपको लिखनी है, और हो सकता है जब आप इस आंसर को लिखें तो अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो सकती हैं
वो भी आपको प्रेजेंट करनी पड़ सकती। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? एनालाइज द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन द 21st सेंचुरी। और साथ साथ में अब मान लीजिए इसी के अंदर में आपसे पूछ लेता, एनालाइज द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो क्वेश्चन चेंज हो जाता, आपका लिखने का तरीका चेंज हो जाता, फिर वो हिस्टोरिकल क्वेश्चन हो जाता। लेकिन अब 21st सेंचुरी के अंदर में पूछा है तो ये कंटेम्परेरी चीजें जो लिखनी लिखनी है, लेकिन साथ साथ में उसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकिंग भी देनी। अगर आप इन सब चीजों को लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप इन चीजों को नहीं लिखेंगे तो भले से आपका 5वां अटेम्प्ट है, 6ठा अटेम्प्ट है, उससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है उससे एग्जामिनर को कोई मतलब, और होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। लेट्स, थोड़ा सा मैं ट्यूब करता हूं इस क्वेश्चन को। एग्जामिन, एग्जामिन, अब देखिए मैंने डायरेक्टिव वर्ड चेंज कर दिया। एग्जामिन दी वल्नरेबिलिटी ऑफ ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन with reference to Strait of Hormuz. With reference to Strait of Hormuz. ओके, अब देखिए इस चीज के अंदर में लोकस अभी भी वही है, क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मान लीजिए इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना देके स्ट्रेट ऑफ मलक्का लिख देता तो आपका लोकस एरिया चेंज हो जाता, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर ये लिख देता तो आपका चेंज होता। तो लोकस आपका यही है, लेकिन फोकस आपका इस लोकस के अंदर में आपको क्या करना है? ओके, वल्नरेबिलिटी ऑफ ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन, मतलब जो एनर्जी सप्लाई चेन है वो कितनी वल्नरेबल है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आपको क्या ध्यान देना है? प्राइस, वॉलेटिलिटी, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ऑयल टैंकर्स, रिलायबिलिटी ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, ओके, रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉस बाय लिटोरल कंट्रीज, जो उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के कंट्रीज हैं, लिटोरल कंट्रीज, उन्होंने इंटरनेशनल लॉस का कितना रेटिफिकेशन कराया। सिग्नेटरी हो सकते हैं, जैसे ईरान अनक्लॉस का सिग्नेटरी है लेकिन रेटिफाई नहीं करा, क्योंकि रेटिफाई करने के लिए उसको अपनी पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, और इसी चीज का वो एडवांटेज उठा लिया उसने। और कई बार इस क्वेश्चन को लिखते वक्त हमें वॉलेटिलिटी को समझने के लिए, रिलायबिलिटी को समझने के लिए हमें मिलिट्री हिस्ट्री भी देखनी होगी, उस रीजन की मिलिट्री हिस्ट्री कैसी है। तो जब आप अपने फोकस को इन सब पॉइंट्स पे लेके आते हो, इन सब पॉइंट पे हिट करते हो, तभी आप वल्नरेबिलिटी ऑफ द ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन आप पूरा कर पाते हो फोकस का। और यहां पे आके आपका कंटेंट भी मैटर। और लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? एग्जाम। जैसे मैंने आपको बताया, ये कीवर्ड्स हम लोग समझेंगे आगे के वीडियोस के अंदर में, क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में कीवर्ड नहीं ला सकता, क्योंकि एक कीवर्ड समझाने से कुछ नहीं होगा, सारे के सारे कीवर्ड ही आपको समझाने पड़ेंगे।
और अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं कीवर्ड के साथ साथ लोकस फोकस भी दोबारा से समझा। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आज का हम लोग। हम एनवायरमेंट से ले लेते हैं। एनवायरमेंट से एक्सप्लेन एक्सप्लेन हाउ अर्थ गंगा, ओके, अर्थ गंगा मॉडल कैन लेड टू सस्टेनेबल, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिवर बेसिन। एक्सप्लेन हाउ अर्थ गंगा मॉडल कैन लेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रिवर बेसिन। अब लोकस क्या हो गया हमारा? लोकस एरिया मतलब जो ब्रॉडर एरिया जिसमें जिसके अंदर में हमने बात करनी है वो क्या है? अर्थ गंगा। जिनको अर्थ गंगा का मतलब नहीं पता वो एक बार गूगल कर लीजिएगा। अर्थ गंगा गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसमें गंगा को हम एक इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अर्थ के साथ, मतलब रिवर कैन बी समथिंग विच कैन बी इकोनॉमिक आर्टरीज ऑल्सो, not only something which is a deity figure but it can be an economic artery also, जिसके अंदर में ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, हम लिवलीहुड की बात कर रहे हैं, ओके, और इकोलॉजिकल बैलेंस की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर एक्सप्लेन हाउ अर्थ गंगा मॉडल कैन लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिवर बेसिन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा फोकस एरिया हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अ डेवलपमेंट विच इज फॉर प्रेजेंट जनरेशन एंड एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो उसके अंदर में क्या होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बैलेंस हम कितना बना रहे हैं, ओके, लिवलीहुड, लाइवलीहुड ऑफ पीपल, टूरिज्म, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्सेट्रा, और भी चीजें लिखी जा सकती। तो हमारा फोकस एरिया क्या हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिवर बेसिन। और कहां पर? कितने एरिया के अंदर में? जितने एरिया में अर्थ गंगा मॉडल हमारा अप्लाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रिवर बेसिन जो है हम नर्मदा का भी ले सकते हैं, या हम ये भी हो सकता है कि अर्थ गंगा का जो मॉडल है उसको हम अर्थ नर्मदा भी बना सकते हैं, या अर्थ कावेरी भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जो भी रीजनल हमें टर्म यूज करनी होगी, ओके, विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, जो भी हम कर सकते हैं। ये एक मॉडल है, इसके अंदर में क्या कहा गया? मॉडल है, और ये मॉडल को हम क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं अलग अलग रिवर बेसिस के लिए। जैसे मेरे चैनल पे एक मैंने वीडियो नर्मदा के जो अभी रिसेंट में न्यूज में था कि नर्मदा नदी के अंदर में बहुत सारा दूध जो था वो डाला गया था, तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप लोग देखिएगा उस चीज को लेके, और मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर में, आप उस चीज को देखिए। और करना क्या है? अब ये सिंपल पार्ट है, एक्सप्लेन करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्या हो सकता है बच्चों? जैसे हमने कहा क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज द administrative administrative challenges in the implementation of in the implementation of Earth Ganga.
एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। अब वही बात है, लोकस तो हमारा क्या आ गया, अर्थ गंगा। अब फोकस क्या हो गया, जब हम अर्थ गंगा को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे चैलेंजेस क्या क्या, और टोन क्या होनी चाहिए हमारी, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज। ओके, कितने एरिया के अंदर में हमें रहना है, ये लोकस हो गया। उस एरिया के अंदर में किस चीज पे फोकस करना है, ओके, वो फोकस हो गया हमारा। और हमें किस तरीके से फोकस करना है, वो हमारे डायरेक्टिव हो गए, डायरेक्टिव वर्ड्स। ओके, अब जैसे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इंटर स्टेट, क्योंकि रिवर जो है वो इंटर स्टेट होती है, तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जो है। ओके, फंडिंग का एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज हो गया, फंडिंग का एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज हो गया। ओके, कल्चर एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज हो सकता है। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना, कल्चरल प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना, वो भी एक अपने आप में एक चैलेंज है। और भी चैलेंजेस हो सकते हैं, अभी हम यहाँ पे आंसर नहीं बना रहे हैं, हम केवल एंकर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे क्वेश्चन के अंदर में आपको किन किन एंकर्स पे ध्यान देना हो, और अगर आपने वो एंकर्स मिस कर दिए तो आपको चांस, नंबर्स के अच्छे नंबर मिलने के चांस वो कम है। तो आज छोटा सा हमारा वीडियो था, ज्यादा नहीं, 50-55 घंटा मिनट का हमारा वीडियो रहा होगा ये। और इस वीडियो में आपको हमने देखा कि एक रिकैप ले लेते हैं, हमने देखा लोकस के बारे में और हमने देखा फोकस के बारे में, और साथ ही साथ हमने देखा कि लोकस बड़ा एरिया हो गया और फोकस उसी एरिया के अंदर में किस चीज पे हमें ध्यान देना है, और हमें किस तरीके से करना है, वो हमारा डायरेक्टिव वर्ड हो गया, डायरेक्टिव वर्ड। और डायरेक्टिव वर्ड्स क्या क्या होते हैं, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, इवेल्युएट, क्रिटिकली इवेल्युएट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, एक्सप्लेन, कंपेयर, कंट्रास्ट, ये सारे डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इन सभी डायरेक्टिव वर्ड्स के लिए मैं एक अलग से क्लासेस को लगाऊंगा। ओके, या जैसे जैसे हम क्वेश्चन को करते जाएंगे, हम शुरुआत में क्या करेंगे, एक डायरेक्टिव वर्ड लेंगे और उस डायरेक्टिव वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा यहीं पे आपके सामने। अब बनाने का सीखने का मतलब क्या है आपका, जब आप बनाना सीखोगे तो उसका मतलब क्या होगा कि कल को आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, और आप एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में यार ये पर्टिकुलर एरिया क्रिटिकल में आ सकता है, या ये पर्टिकुलर एरिया में डिस्कस वाले जब क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर में डाल सकता हूं, या ये जो एरिया है ये मैं इवेल्युएट वाले में डाल सकता हूं या एग्जामिन वाले में डाल सकता हूं। ओके, तो उसके लिए भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे आगे आने वाली सीरीज का। तो अभी जो मैंने प्रेजेंट का प्लान करा है, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके मैंने लगभग 20 वीडियोस का प्लान करा है। और इस हमारी सीरीज की सक्सेस काफी हद तक डिपेंड करती है कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हमें कितना मिलता है, आप लोगों की सपोर्ट कितनी मिलती है, इसकी फीस कोई नहीं है। और बाकी के सब्जेक्ट्स में जाने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी कितनी ग्रो कर रही है। तो 20 वीडियो रहेंगे, और पर वीडियो मैं जहां तक समझता हूं, मैं 4 से 5 क्वेश्चन, शुरुआत में तो एक एक या दो ही क्वेश्चन का रखेंगे, ओके, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चंस जो होंगे हम वहां तक जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली हम 70 to 75 क्वेश्चंस जो होंगे मेंस के, हम उसको देख लेंगे और एक अपना आइडिया बना लेंगे कि क्वेश्चंस अगर ऐसे आता है तो हमें हिट कैसे करना है, कहाँ कहाँ हमें फ्लो डायग्राम डालने हैं, कहाँ पे हमें मैप्स डालने हैं, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से चीज़ों को डील करना है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि आप, कहीं ऐसा ना हो कि 20 क्वेश्चन हुए हैं और 20 क्वेश्चन में से आप 8 से 9 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लिख के आ जाओ, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपने,
3 घंटे के अंदर में आपने 2 घंटा 8 या 9 क्वेश्चन में दे दिया, बाकी 10 क्वेश्चन जो बचे हुए थे उसके लिए आपके पास केवल 1 ही घंटा बचा है। ओके, तो ऐसा भी ना हो, टाइम मैनेजमेंट रहे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप चाहे एवरेज आंसर्स लिख के आओ लेकिन कंप्लीट पेपर करके आओ। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने पेपर कंप्लीट करा है, ओके, और अपने आंसर्स आपने चाहे एवरेज या अबव एवरेज लिखे हैं, अबव एवरेज लिखे हैं, और आपने पेपर इनकम्प्लीट कर दिया, आपके 3 से 4 क्वेश्चन छूट गए और आपने कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे सुपीरियर आंसर लिख दिए, तो भी आपका टोटल मार्क्स जो होगा वो कम होगा उस बंदे के कंपैरिजन में जिसने एवरेज या अबव एवरेज आंसर्स लिखे हैं लेकिन पूरा पेपर कंप्लीट कर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मेंस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, और अगर आप चीजों को ध्यान देंगे और अगर आप इन डायरेक्टिव वर्ड्स को अगर आप समझेंगे, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप काफ़ी अच्छा स्कोर भी करेंगे और विद इन 2 और 3 अटेम्प्ट्स के अंदर में आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर मैं तो हर साल देखता हूँ बच्चे 5 अटेम्प्ट के अंदर में, 6 अटेम्प्ट के बाद 6 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट लेके भी आ रहे होते हैं और उनकी मिस्टेक्स वही चल रही होती है जो उन्होंने पास में करी। तो गलतियों को सीखना है, और जहां कहीं पे भी आपको लगे कि आपके अंदर में गलती है तो उसको सुधारिए और अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करिए। तो आज के लिए मैं इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग डायरेक्टिव वर्ड्स को देखेंगे और कुछ लोकस फोकस के और एग्जाम्पल्स जो होंगे हम उनको देखेंगे। लोकस या फोकस के जो और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हम उनको देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर फॉर्मेट क्या हो सकते हैं ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर को लेके हम उनको देखेंगे। सो आज के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के मिलते हैं। ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा और जो नेसेसरी लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर में डाल दूंगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी जिसने ज्वाइन करना है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर में पड़ा हुआ होगा, आप देख सकते हैं, उसके अंदर में मैंने ड्रॉप कर रखा है। वहाँ पे भी आप व्हाट्सएप चैनल को भी कनेक्ट कर सकते हो, और मान लीजिए अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मेरा फ़ोन नंबर है 8178495393। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको चैनल से कनेक्ट कर दूंगा या चैनल का लिंक आपको भेज दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, और आप नहीं भी चाहते तो आप यूट्यूब से कनेक्ट रहिए। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को, इंटीग्रिटी आईएएस के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कंसिस्टेंटली नोटिफिकेशन मिलेंगे। और हर क्लास के अंदर में मैं नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास का एजेंडा आपको बताऊंगा। थैंक यू।